हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज हम पारी क्लास का जो फर्स्ट ग्रेड का गुप्त काल का टॉपिक चल रहा था इंडियन हिस्ट्री का, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको जो भी हमारा गुप्त काल में पहले शुरू किया था वहां से आपको हमारे नोट्स से बता देती हूँ। पहले से हम जो को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे हम याद करेंगे। आगे हमारा मैंने पहले उसमें वीडियो में बता दिया, सेकंड में भी अगला टॉपिक हमारा चित्रकला होगा। ठीक है, तो गुप्त काल में सबसे पहले इसमें बताया गया है आदि पुरुष क्या था, मैंने आपको बता दिया। आदि पुरुष श्री गुप्त को कहा गया है और इनका उत्तराधिकारी कौन है, उत्तराधिकारी और पुत्र कौन है श्री गुप्त का, श्री घटोत्कच आएगा। ठीक है, घटोत्कच के बाद में याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम, जो सबसे पहला शासक माना जाता है। आदि पुरुष तो हम किसे कहेंगे, श्री गुप्त को। क्वेश्चन अगर हमारा आ गया भी गुप्त काल या गुप्त वंश का आदि पुरुष किसे कहते हैं, तो श्री गुप्त को कहते हैं। जबकि गुप्त वंश का सबसे पहला शासक कौन था या वास्तविक संस्थापक कौन था, तो कौन आएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 319 से 335, गुप्त संवत और शक संवत है वो चंद्रगुप्त प्रथम के समय हुए। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही लिच्छवी या दोहित्र कहा गया, क्योंकि इसने लिच्छवियों के सहयोग प्राप्त करने के लिए कुमार देवी से विवाह किया। और इसके बाद हमारा आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का कार्यकाल 335 से 375। ठीक है, 35 पर ये तो 35 से 75। ठीक है, 35 और 75। और समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन हरिशेन की प्रशस्ति काव्य में, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा गया है। और उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद आएगा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त हो गया और समुद्रगुप्त के बाद फिर वापिस चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, जिनको उपाधि दी गई है विक्रमादित्य की दी गई है। और 300 इनका कार्यकाल 380 से 412 ईस्वी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में कौन हुए, नवरत्न हुए उनके दरबार में, जिनमें कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर और वराह महिर और वररुचि। ठीक है, इनको हमें अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर आता है हमारा कुमार गुप्त फर्स्ट, जिसने महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त हुई। कुमार गुप्त फर्स्ट का कार्यकाल है 415 से 454। ठीक है, ये देखो 415 याद रखिएगा, 415 से 454। ठीक है, 415 4545। ठीक है, 415 से 454 कौन सा है, कुमार गुप्त फर्स्ट। और कुमार गुप्त फर्स्ट के हमें एक ही बात ध्यान रखनी है, एक तो ये होगी इनकी उपाधि और सेकंड हो गई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई, कुमार गुप्त फर्स्ट के कार्यकाल में। और जिसे अब क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। और इसके बाद हमारा दिया हुआ है सकंद गुप्त, जिन्हें सक्रादित्य भी कहा जाता है। और इनका कार्यकाल है 455 से 467। सक्रादित्य के समय यानी यह सकंद गुप्त के समय ही चक्रपालित के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, सकंद गुप्त को कौन सी उपाधि है, सक्रादित्य की। सकरा यानी शक्र मैंने बताया, चक्रपालित के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण। फिर बुद्धगुप्त आ गया। बुद्धगुप्त के बारे में मैंने बताया, याद रखना है, जो कि सबसे महान शक्तिशाली राजा माना गया बुद्धगुप्त को भी। और अंतिम महान शासक गुप्त वंश का पूछे तो आपको बताना है कुमार गुप्त तृतीय। आगे बताया गया हमारी चित्रकला में मंदिरों के बारे में। स्थापत्य कला शुरू होगी, गुप्तकालीन स्थापत्य कला, जिसमें बताया गया ये रहा क्लासिक युग और स्वर्ण युग। मैंने आपको ये पढ़ के बताया है, तो अब हम सिर्फ ये दोहराई करेंगे एक बार रिवीजन। और इसमें गुप्त काल के कला केंद्र कौन से थे, मथुरा, बनारस और पटना। और कला गुप्त काल में ही इनकी विशेषता क्या थी, गुप्त काल की स्थापत्य कला की रूपम और सौंदर्य इसकी विशेषता थी। ठीक है, और सर्वोत्तम उदाहरण क्या है गुप्त काल के मंदिर। और मंदिरों का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, गर्भगृह। और मंदिरों का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, गर्भगृह। और क्वेश्चन आ जाए गुप्त काल में शिखर के लिए प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है, तो भीतरगांव का मंदिर है, जो कि यूपी में है। और मंदिर में जो मंडप होता है उसे क्या कहते हैं, सभागार कहते हैं, यानी वहां व्यक्ति इकट्ठा होते हैं सभी। गर्भगृह के द्वार पर अलंकृत होते हैं। गुप्त काल में जो मंदिर बने हैं उनके गर्भगृह के द्वार पर क्या अलंकृत होते हैं, हंस, मिथुन, स्वास्तिक का चिन्ह हो गया, श्री वृक्ष, मंगल कलश, शंख, पद्म आदि। ठीक है, और इन मंदिरों की प्रारंभ में छतें कैसी होती थी, सपाट होती है। अब तो बता दिया भी शिखर नुमा छतें होने लगी है। और मंदसौर का लेख है, जो कि 472 ईस्वी में
उस लेख के अनुसार प्रसिद्ध मंदिर कहाँ का है? दसपुर मंदिर। कौन सा प्रसिद्ध दसपुर मंदिर कहाँ है? एमपी का। ठीक है। आगे गुप्त काल के ये मंदिर आपको याद रखने हैं। झांसी देवगढ़ यानी ललितपुर में दशावतार मंदिर हो गया। ठीक है। जबलपुर एमपी का तिगुआ विष्णु मंदिर हो गया। सागर एमपी का एरन विष्णु मंदिर हो गया। सतना का बुमरा शिव मंदिर हो गया। पन्ना का नचना कुठारा पार्वती मंदिर। रायपुर का सिरपुर का लक्ष्मी मंदिर। तो ऐसे आपको याद रखना है, ऐसे हाथ लगा के ना एक बार अपनी कॉपी में ये नोट्स मेरी तरह बनाने हैं साथ साथ, और ऐसे याद करना है। ललितपुर झांसी का कौन सा मंदिर है? दशा अवतार। जबलपुर का कौन सा है? तिगुआ मंदिर। सागर का एरन विष्णु मंदिर। सतना का बुमरा पार्वती शिव का मंदिर। पन्ना का नचना कुठारा का मंदिर। ठीक है। रायपुर सिरपुर का। ऐसे अपने आप याद करना है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। मंदिर निर्माण में पहला शिखर मंदिर का उदाहरण पूछे तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर बताना है। ठीक है। आगे हमारा सेकंड टॉपिक था स्तूप। स्तूप का अर्थ क्या होता है? टिल्ला। जैसे अब जो अस्थियां होती है उनके ऊपर बनाया जाता है अर्ध गोलाकार, ये मिट्टी या ईंटों से बना होता है। ठीक है। और स्तूप में एक ये भी याद रखना है, 20 मुनि गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया तो 8 स्तूप बनाए गए। ठीक है। आगे हमारा गुप्त काल में 2 बुद्ध स्तूप हुए। ठीक है। 2 बौद्ध स्तूप हुए गुप्त काल में। एक तो सारनाथ का दमेक स्तूप जो किसका बना हुआ है? ईंटों का बना हुआ है, और जिसका धरातल कैसा है? गोलाकार आधार। और अन्य स्तूपों का कैसा है? वर्गाकार आधार होता है। ठीक है। याद रखना है भी 2 ही पैर में से, एक तो सारनाथ का दमेक, एक राजगृह स्थित जरासंध की बैठक। और सारनाथ का दमेक स्तूप किसका बना? ईंटों का, और एक आधार कैसा है इसका? गोलाकार। और अन्य जो होते हैं उसका कैसा है? वर्गाकार होता है। ठीक है। अब शायद वर्गाकार ही होते हैं, जब वर्गाकार तो याद रही जाए भी अन्य स्तूप वर्गाकार ही होते हैं। बस एक दमेक है जो सारनाथ का, वो कैसा है? गोलाकार। दमेक स्तूप की ऊंचाई भी बताई गई है, कितनी है? 128 फुट है। और ये चबूतरा नहीं है, धरातल पर है। ठीक है। चबूतरे पर नहीं बनाया गया, अभी पहले चबूतरा बना के फिर उसके ऊपर नहीं बनाया, ये डायरेक्ट धरातल पर गोलाकार स्तूप है। ठीक है। सारनाथ का। आगे नरसिंह गुप्त बालादित्य ने, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है भी, नालंदा में 300 फीट ऊंचा जो बौद्ध मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया है? जो ईंटों से बना हुआ है। तो नालंदा में जो 300 फीट ऊंचा बौद्ध मंदिर है वो नरसिंह गुप्त बालादित्य ने बनाया। आगे हमारी गुफा होगी जिसमें 2 गुहा प्रसिद्ध है गुप्त काल में, एक ब्राह्मण गुहा, एक बौद्ध गुहा। ठीक है। और सर्वाधिक प्राचीन आपको पूछे तो किसकी है? बांझा यानी दक्कन, जो दक्कन में है बांझा की गुफा, वो प्रसिद्ध है। और गुप्त काल में विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं प्रसिद्ध है। और ये जो गुप्त काल में धर्म था वो भागवत और शैव धर्म था। आगे हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन साहू का, ठीक है नहीं, संबंध किससे है? उदयगिरी की पहाड़ियों से। ठीक है। उदयगिरी में जो गुफाएं बनी हुई है उनमें एक लेख लिखा हुआ है, वो किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आया हुआ है भी, चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन साहू का लेख मिलता है। ठीक है नहीं, जो उदयगिरी में, उदयगिरी में ही वराह की गुफा है। वराह की आपको पता है विष्णु से संबंधित है। आगे हमारी आ जाती है बौद्ध गुहाएं। ठीक है। स्तूप भी, स्तूप कितने फेमस है? 2 बौद्ध स्तूप है, एक सारनाथ का दमेक, एक राजगृह स्थित जरासंध। और बौद्ध गुहा में कौन कौन सी गुफाएं प्रसिद्ध है? एक तो अजंता की और एक बाघ की पहाड़ी। अजंता की आपको याद रखनी 29 गुफाएं हैं, जिसमें 5 चित्तगृह 24 विहार है। अजंता को आपको पूछे भी अजंता में कब इनकी चित्रकारी की गई थी, तो अजंता है जो वो ईसा पूर्व 2री शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक। ठीक है। और प्रारंभिक हीनयान से बाद में महायान। ठीक है। और गुप्त काल की गुफाएं पूछे, जो अजंता से संबंधित कौन सी गुफाएं जो गुप्त काल से संबंधित है, क्वेश्चन आ जाए तो वो कौन सी है? 16वीं, 17वीं और 19वीं है। गुफाएं तो कितनी है? 29 है। जबकि गुप्त काल की कितनी गुफाएं, गुप्त काल की कितनी है जो कि गुप्त काल से संबंधित है जनता की? तो 16वीं, 17वीं और 19वीं। और इन स्तूप पर अंबिकाओं के छतर और नागों की प्रतिमाएं हैं। अनेक स्तंभ है परंतु एक भी स्तंभ समान नहीं है। गुप्त काल में 2 ही बताइए, जनता और बाघ की। तो जनता की तो ये होगी, बाघ की कितनी है? 9 गुफाएं हैं। ठीक है। बाघ की पहाड़ी का है एमपी के धार जिले में। आगे बाघ की पहाड़ी की गुफाएं भी 3 बताई गई है। ठीक है। उसमें 16वीं, 17वीं, 19वीं बता दी गई। अजंता में अरबाग की पहाड़ी में भी 3 कौन सी है? मुगल राजपुरम, उंडावली, अक्का मदना। ठीक है। ये गुप्तकालीन है 3 जो कि बाघ की पहाड़ी में। आपको याद रखना है मुगल राजपुरम, उंडावली, अकांता मदना। आगे हमारा टॉपिक है शुरू हो गया मूर्ति कला। मूर्ति कला का आरंभ कहाँ से हुआ? देख ले,
अब हम गुहा ये हमने कर ली। आगे यह मूर्तिकला, हिंदुस्तान में मूर्तिकला के निर्माण का प्रारंभ सिंधु सरस्वती सभ्यता से माना जाता है। तो हमने कर लिया था, ये देखो मूर्तिकला का आरंभ सिंधु सरस्वती सभ्यता से। और भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप ये रहा, भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप मौर्य काल। ठीक है, तो हमने अपना कीवर्ड लिख लिया था, भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप मौर्य काल। और मौर्य काल की ये मूर्तिकला में कौन कौन सी है? सारनाथ की लाट और मेहरौली का लोह स्तंभ। और पाटलिपुत्र के समीप कौन सी? दीदारगंज की चवरधारिणी स्त्री की मूर्ति। पटना व प्रखम से यक्ष, लोहानपुर से प्राप्त मानव धड़। ये मौर्य कालीन उदाहरण है। ठीक है, आगे मानव रूप में बुद्ध की प्रतिमा सर्वप्रथम पूछे तो सर्वप्रथम प्रतिमा ही किसकी बनी हुई है? ये भी इंपोर्टेंट है, किसकी बनी हुई है? भगवान बुद्ध की बनी हुई है। और वो किस काल की है? कुषाण काल की है। और कुषाण काल के आपको केंद्र पूछे तो दो है, गांधार और मथुरा। ठीक है, अब ये देखो दो आगे लोहानपुर हमने कर लिया, मौर्य कालीन वैभव रहा बता दिया। कुषाण काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियां बनी, ये गांधार और मथुरा, ये दो कला केंद्र हो गए। ठीक है, अब हम गांधार शैली पढ़ेंगे। ये गांधार शैली हमने कल लिख लिए थे हमारे कीवर्ड। तो गांधार शैली का जन्म कब हुआ? द्वितीय शताब्दी में। और गांधार शैली संबंधित है कुषाण वंश के कनिष्क से। ठीक है, राजा कनिष्क के समय चरम सीमा पर थी। और गांधार शैली किससे संबंधित है? ये भी महात्मा बुद्ध से संबंधित है। और इस पर रोमन साम्राज्य का प्रभाव है। गांधार शैली के आपको क्षेत्र याद रखने, एक तो तक्षशिला होगी और एक पुष्यपुर और उसके निकट का क्षेत्र। गांधार शैली का विषय क्या है? भारतीय तकनीक, यूनानी। ठीक है, और अभाव इसमें आध्यात्मिकता और भावुकता का अभाव रहा। ठीक है, गांधार शैली में किसका अभाव? भी गांधार शैली में जो मूर्तियां बनी थी उनमें किन का अभाव था? तो आपको ध्यान होना चाहिए भी गांधार शैली में आध्यात्मिकता व भावुकता का अभाव था। और गांधार शैली में पत्थर कैसा था? स्लेटी था। ठीक है, भगवान बुद्ध की मूर्ति कैसी थी? यूनानी देवता अपोलो के समान थी। शिल्पकार बताए दिए आपको, तकनीक और शिल्पकार कैसे है? यूनानी। और विषय कैसा है? भारतीय। गुप्त काल में मूर्तियां वो तीनों धर्म से संबंधित बनी हुई है, हिंदू, बौद्ध और जैन। ठीक है, आगे हमारी आ गई मथुरा शैली। ये रही मथुरा शैली। ठीक है, मथुरा शैली जिस प्रकार गांधार शैली का विकास हुआ उसी समय मथुरा शैली का विकास मथुरा में हुआ। ठीक है, उसमें पत्थर था स्लेटी। ठीक है, और इसमें पत्थर कैसा है? सफेद चित्ती वाले लाल बलुए रवेदार पत्थर से। आगे गुप्त काल की शिल्पकला, गुप्त काल की जो शिल्पकला वो किससे संबंधित है? मथुरा शैली से। भाई शैली तो गांधार शैली भी विकसित हुई मथुरा शैली से, परंतु गुप्त काल की जो शिल्पकला है वो किससे संबंधित है? आ जाए क्वेश्चन तो किससे आएगी? मथुरा शैली से संबंधित है। ठीक है, और मथुरा शैली में कौन कौन से आपको याद रखने? एक तो सारनाथ का मथुरा से विष्णु व महावीर की मूर्तियां हैं, गंगा व यमुना की मूर्तियां। ठीक है, गुप्त मूर्ति ये दो याद रखनी है, मथुरा में दो ही है ये शैली में। ठीक है ना, एक तो सारनाथ व मथुरा से विष्णु मंदिर, एक गंगा यमुना। ओके, इसमें बस भगवान बुद्ध से बताया गया। गांधार शैली में तकनीक यूनानी बताई गई, शिल्पकार भी यूनानी, विषय भारतीय, इसमें इतना ही बताया गया, क्षेत्र तक्षशिला। और इसमें ये दो बताए, ये आपको याद रखने हैं। अभी मथुरा शैली में कौन कौन से बने हुए गुप्त काल में? तो एक सारनाथ और मथुरा से विष्णु और महावीर की मूर्तियां, और गंगा यमुना की मूर्तियां जो कि गुप्त काल में मथुरा शैली में बनी हुई है। ओके, गुप्त काल मूर्ति कला का अगर सर्वोत्तम उदाहरण पूछे तो आपको सारनाथ की मूर्तियां बतानी है। और गुप्त काल में यदि चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण पूछे तो अजंता बौद्ध कला बतानी है। और गुप्त काल की 3 बुद्ध मूर्तियां फेमस है। कितनी बुद्ध मूर्तियां प्रसिद्ध है गुप्त काल की? बुद्ध की 3। एक तो पाषाण निर्मित सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, और सेकंड है पाषाण निर्मित मथुरा की बुद्ध मूर्ति, और तीसरी है ताम्र निर्मित सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति। ये ताम्र सुल्तान मैंने बताया आपको। आगे मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियां कला कहाँ की प्रसिद्ध है? पहाड़पुर, राजघाट, भिट्टा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पवैया, अहिर, छत्रपुर, मथुरा आदि की है। अहिर छत्रपुर में किसकी है? गंगा यमुना की मूर्ति है एक तो, और एक किसकी है? पार्वती के सुंदर सिर का उल्लेख है। पहाड़पुर में कृष्ण की लीला है, वो याद रखना, उंगली पे श्री कृष्ण ने पहाड़ उठाया था, तो पहाड़पुर में कृष्ण की लीला है। अहिर छत्र में गंगा यमुना और पार्वती के सुंदर सिर का उल्लेख है। श्रावस्ती में किसका उल्लेख है? पार्वती का जिक्र आ गया तो शिव का भी आएगा, तो श्रावस्ती में किसका है? जटाजूटधारी शिव के सिर का। ओके, ये हमने अपना 2 दिनों का रिवाइज कर लिया है। अब हमारा आगे टॉपिक आज शुरू होगा, वो है चित्रकला।
तो आगे आप देखते हैं, देखो चित्रकला में इस बुक में क्या दिया हुआ है, गुप्त काल में चित्रकला अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुकी थी। ठीक है, चित्रकला अपनी पूर्णता को प्राप्त, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बागोर नदी की घाटी में पहाड़ को काट कर दूसरी सदी ईसा पूर्व में ये गुफाएं बनी। ठीक है, ये और याद रखना है, चाहे आप लिख लो, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के ये यहाँ आ गया, औरंगाबाद जिले में क्या है, बागोर नदी की घाटी, बागोरा नदी की घाटी। तो वहां पर जो गुफाएं बनी हुई है, ये गुफाएं कब की है, दूसरी सदी ईसा पूर्व की। ये जो चित्रकला यहाँ पर महाराष्ट्र के बागोर नदी घाटी में, ये कब की है, ये दूसरी सदी ईसा पूर्व की। ठीक है, ईसा लिखना है, ऐसे ईस्वी हो जाएगा, ईसा पूर्व की। ओके, ईसा पूर्व की है। सातवाहन काल जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में दक्षिण में और उत्तर के बहुत बड़े क्षेत्र में स्थापित हो चुका था। ठीक है, तब किसका काल था तब, सातवाहन काल। सातवाहन काल, काल यानी समय, जैसे मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, उस समय किसका काल था, सातवाहन काल था। अजंता के चित्रों को प्रारंभ इसी काल में हुआ। ठीक है, इस काल में अजंता के चित्र, औरंगाबाद में कौन, अजंता के चित्र है। ठीक है, तो फिर भी लियो, आपका मैं लिख ही देती हूँ थोड़ा सा। सातवाहन काल में अजंता के चित्रों का प्रारंभ, अजंता के चित्र प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ इसी काल में हुआ। वाकाटक काल भी अजंता का महत्वपूर्ण समय था। कौन सा, एक और याद रखना है, कौन सा है, वाकाटक काल। ये भी किससे संबंधित है, अभी ये आप नाम ऐसे लगते हैं भी सुने ही नहीं कभी, वाकाटक काल नाम सुना ही नहीं जैसे, फिर भी ये ध्यान रखना है भी ये जनता से संबंधित है, महत्वपूर्ण समय था। 16वीं गुफा के शिलालेख से ज्ञात होता है कि राजा हरिसेन का मंत्री वराह देव ने इसे खोदने और चित्रण करने की आज्ञा दी थी। ठीक है, राजा हरिसेन का मंत्री कौन सी गुफा को, 16वीं गुफा के शिलालेख से, किस गुफा से ज्ञात होता है, 16वीं, इसमें लिखा है 16वीं गुफा के शिलालेख, 16वीं गुफा के शिलालेख, के शिलालेख किससे संबंधित है, 16वीं गुफा का शिलालेख हरिसेन का मंत्री वराह देव ने इसे खोदने व चित्रण किया गया। वराह देव ने खोदने व चित्रण की आज्ञा दी। ओके, ये आपको याद रखना है। 16वीं गुफा का शिलालेख पर क्या लिखा हुआ है, 16वीं गुफा का शिलालेख है वो किससे संबंधित है, तो हरिसेन के मंत्री वराह देव ने इसे, अब हरिसेन आ जाए वराह देव दोनों आ जाए तो हरिसेन नहीं करना, वराह देव आएगा, पूछे किसने दी तो वराह देव ने, और किसके समय तो हरिसेन के समय। ठीक है नहीं, आगे दी। इस प्रकार अजंता की गुफाओं और चित्र 200 ईसा पूर्व से 625वीं ईस्वी तक निर्मित होते रहे। ठीक है, कब तक चित्र निर्मित होते रहे अजंता के चित्र 200 ईस्वी पूर्व से 625 ईस्वी तक। ठीक है, निर्मित होते रहे। आगे हर गुफा से नीचे नदी तक जाने के लिए एक सीढ़ी काटी गई। यहाँ पर कुल 29 गुफाएं बता दी, जिसमें 5 तो चैत्य स्थल है, बाकी गुफाएं भिक्षुकों के लिए विहार कहते हैं। 490 ईस्वी के बाद अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया। अब ये क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं को कब त्याग दिया गया, अजंता की गुफाओं को त्यागा गया, कब त्यागा गया, इसमें दे रहे 490 ईस्वी में, 490 ईस्वी। ठीक है, 490 ईस्वी में त्याग दिया गया। ऐसा लगता है मानो अजंता का इस्तेमाल करने वाले सारा समुदाय यह स्थान छोड़कर एलोरा चला गया। तो कहाँ चला गया, सभी लोग इस्तेमाल करने वाले कहाँ चले गए, एलोरा चले गए। एलोरा स्थानीय भाषा में वेलूर है। ठीक है,
उस समय व्यापार का मुख्य व्यापारिक केंद्र था। एलोरा एक स्थान है और आज स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते थे, वेलूर कहते थे। ये एक स्थान है एलोरा, ठीक है। तो इस्तेमाल करने वाले कहाँ चले गए, इस्तेमाल करने वाले कहाँ चले गए, एलोरा, एलोरा गए। ओके, एलोरा गए। एलोरा स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, एलोरा को वेलूर, ठीक है। और ये हमारा अब हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये चित्रकला वाला टॉपिक हो गया। आगे अजंता की चित्रकला के बारे में बताया गया। इस युग की चित्रकला के इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में समीप स्थित बाघ नामक पर्वत की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इसमें भी अजंता की गुफाओं के चित्र समस्त विश्व में व्यापक है, ठीक है। अजंता आपको पता ही है कहाँ है, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में क्या है अजंता, आप लिखो तो लिख लो, पता ही होगा आपको। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तो क्या है, अजंता है। और बाघ पहाड़ी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप है। एमपी के ग्वालियर के समीप क्या है, बाघ पहाड़ी समीप है। आगे अजंता की गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित, ये आपको पहले ही मैंने सभी बता दिया। मथुरा शैली, गांधार शैली, अजंता, इसमें सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध के जीवन की इसमें चित्र है वो अंकन किए गए। 9वीं और 10वीं गुफा के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के। तो ये एक पॉइंट इंपोर्टेंट है कि 9वीं और 10वीं गुफाओं के चित्र किससे संबंधित है, गुफाओं कब है, गुफाओं के चित्र कब बने, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व बने। 10वीं गुफा के स्तंभों पर अंकित चित्र व 16वीं और 17वीं गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्त कालीन। दोबारा आगे भी गुप्त कालीन कौन सी गुफाओं से संबंधित है, गुप्त कालीन चित्र किन किन गुफाओं पर है, तो 9वीं और 10वीं, 9वीं और 10वीं, और कौन सी लिख दी है इसमें, 16वीं 17वीं और 19वीं आई नहीं तो दोबारा और लिख लो, चाहे आपको याद ही होंगे। 16वीं 17वीं और 19वीं और लिख लो, ठीक है। 16वीं 17वीं दी गया, 19वीं हमने की थी, ठीक है। अजंता के चित्रों के 3 प्रमुख विषय, ये विषय याद रखने अजंता के चित्रों के, अजंता के चित्रों के 3 प्रमुख विषय, ठीक है। कौन कौन से, अलंकरण और चित्रण और वर्णन याद रखने, ठीक है। अलंकरण, चित्रण और वर्णन। अजंता वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें ज्यादातर बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए विहार थे, जिसमें कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण दिए गए। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए थे, ठीक भी। गुफा अंदर रोशनी तो किस चीज की जाएगी, तो गुफा बनाई जाती है तो मिट्टी के अंदर ही होती है, तो या पत्थरों को काट कर जहाँ बनाई गई तो वहां अंधेरा होता, तो मसालों की रोशनी की चित्र बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद आज भी चमकदार है और ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए हैं, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, विचित्र के आज भी 1500 साल बाद भी चमकदार है, बाद भी चमकदार है चित्र। रंग किसका प्रयोग किया गया है, तो रंग किसका है इसमें, पौधों व खनिजों का, प्राकृतिक चीजों का प्रयोग हुआ है, पौधों व खनिजों से। रंग किससे बना है, पौधों व खनिजों से, ठीक है, बनाया गया। अजंता के भित्ति चित्रों के निर्माण के लिए पहले पहाड़ की खुरदरी दीवार को तैयार किया जाता था। इसके लिए खड़िया, गोबर, बारीक बजरी का गारा, चावल की भूसी, उड़द की दाल के छिलके, अलसी को पानी में कई दिनों तक मिलाकर सड़ाया जाता था। इन सभी को मिलाकर पीसकर प्लस्तर ऐसे हेतु गाढ़ा लेप तैयार किया जाता था। दीवार पर 1 इंच मोटा प्लस्तर कर दिया जाता था। इसके ऊपर अंडे के छिलके की मोटाई के बराबर सफेद चूने का घोल चढ़ाया जाता था। इसके बाद लाल रंग की रेखाओं से कच्चा चित्र बनाकर उसमें रंग भर दिया जाता था।
ठीक है, ये तो आपको शायद याद ही होगा, बहुत बार हमने पढ़ा। अभी चावल की भूसी प्रयोग की जाती है, उड़द की दाल के छिलके होते हैं, गारा होता है, खड़िया मिट्टी होती है। ठीक है, तो ये एक लाइन मुझे इंपॉर्टेंट लगी भी। इसमें कच्चा चित्र किससे बनाता है? लाल रंग की रेखाओं से। ठीक है, मुझे तो बस ये लगी भी, कच्चा चित्र किस रेखा से होता है? इसमें कच्चा चित्र है वो लाल रंग की रेखाओं से, लाल रंग की रेखाओं से। ठीक है, रेखाओं से और काली रेखाओं से पक्का चित्र बन जाने के बाद उसे कन्नी से पीटा जाता है। पक्का चित्र किससे बनता है? पक्का चित्र बनता है काले रंग से। ओके, पक्का चित्र है वो काले रंग की पट्टी, काले रंग की पन्नी से पिटा, जिससे रंग वो दीवार की गहराई तक बैठ जाता है। तत्पश्चात पूरे चित्र को चिकने पत्थर से घोट कर पालिश की जाती है। इस विधि को फ्रेस्को विधि या भित्ति चित्र कहा जाता है। ठीक है, तो जनता में जो चित्र बने हैं वो किस विधि से बने हैं? विधि कौन सी है? तो आप विधि भी नाम लिख सकते हैं, विधि फ्रेस्को या भित्ति चित्र। ठीक है, आगे आ गया। जनता की गुफाओं से बने चित्र दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की चित्र परंपरा ने पूर्वी एशिया में जावा, सुमात्रा, मलेशिया, श्रीलंका, चीन आदि के चित्र परंपरा को बहुत प्रभावित किया है। ठीक है, ये चित्र विश्व भर में प्रसिद्ध है, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, श्रीलंका, चीन। ठीक है, जनता की गुफाओं के भीतर चैत्यों से निर्मित स्तूपों पर बुद्ध के चित्र आए गए। बुद्ध के समय अनेक कथाओं को चित्रित किया गया। इसके साथ ही बचे हुए रिक्त स्थानों को पुष्पीय अलंकरण, जो की चीज बचे हुए स्थान पर किसका है? पुष्पीय अलंकरण या पशु पक्षी का स्थान है। तो रिक्त स्थानों पर किसका है? ये मैंने क्वेश्चन देखा है कहीं। रिक्त स्थानों पर, रिक्त स्थानों पर क्या है? फूलों या फूल, ये पुष्पीय यानी फूल ही हो गए, पुष्पीय अलंकरण। और क्या है? पशु पक्षियों के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र। ठीक है, एक जाया गया। जनता की 16वीं गुफा को उत्खनन करने का श्रेय वराह देव को जाता है। तो ये पहले भी आ गया, मैंने ये देखो आपको करवा दिया है। 16वीं गुफा का शिलालेख हरिसेन के वराह देव ने खोदने और चित्रण किया गया। ये बात दोबारा रिपीट है। जनता की 16वीं गुफा का श्रेय वराह देव को जाता है। अजंता की 16वीं गुफा के चित्रों में मरणासन राजकुमारी नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक है। ये बात भी आप नोट कर सकते हैं। 16वीं गुफा प्रेमी, 16वीं गुफा पर किसका है? सर्वाधिक सुंदर और आकर्षित चित्र किसका है? सर्वाधिक सुंदर व आकर्षक चित्र किसका है? मरणासन राजकुमारी। चित्र का नाम है ये मरणासन, या चित्र भी है, हो सकता है भी मरणासन राजकुमारी। सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक चित्र किसका है? मरणासन राजकुमारी चित्र है। ठीक है, इसी गुफा में बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्रण है। और किसका चित्र है 16वीं में? पहला पॉइंट ये हो गया, एक हो गया। सेकंड कौन सा है? बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र हो गया। ठीक है, इस जिसमें वे अपने पत्नी, पुत्र और परिचारिकाओं छोड़कर, ये महाभिनिष्क्रमण का अर्थ यही है कि महात्मा बुद्ध है वो अपने घर परिवार को छोड़कर, सभी को छोड़कर, रिश्ते नाते तोड़कर वो खुद मंथन करने चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा अंधे तपस्वी माता पिता का चित्र भी आकर्षक है। नंबर 3 किसका है? 16वीं शताब्दी पर चित्र। याद, सर्वाधिक सुंदर और आकर्षित चित्र मरणासन राजकुमारी का है, बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का है, और कौन सा है? तीसरा, अंधे तपस्वी माता पिता का चित्र। ठीक है, ये 3 याद रखना है। 16वीं गुफा पर है माता पिता का चित्र है। 17वीं गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी गुफा को जनता की या चित्रशाला कहा जाता है? तो 17वीं गुफा को चित्रशाला कहा, यानी सबसे ज्यादा चित्र है, तभी इसे चित्रशाला कहा गया। ठीक है, चित्रशाला कहा गया है। कौन सी गुफा को? 17वीं गुफा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। ये अधिकतर बुद्ध के जन्म, जीवन, मान, ये बुद्ध से ही है। ठीक है, नहीं याद रखना है सारी चीजें। बुद्ध के जीवन काल, महानिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित है। जीवन
एक अन्य चित्र में कोई सम्राट एक सुनहले हंस से बातें करते हुए चित्रित किया गया है। निवेदिता के विचार से इस चित्र से बढ़कर विश्व का कोई दूसरा चित्र नहीं है। तो 17वीं गुफा पर किसका चित्र है, तो आप याद रख सकते हैं भी 17वीं पर एक, ये तो माधव बुद्ध वाला तो याद रखना भी कॉमन है सब में। तो एक चित्र और है, क्या है, किसी सम्राट को, किसी सम्राट के सुनहले, भाई सुनहरे रंग है, गोल्डन कलर को, सुनहले हंस से बात करते हुए चित्र है, हंस से बात करते हुए चित्र। और जिसे किस एक चित्र है, जिसे क्या निवेदिता ने क्या बताया है भी इससे बढ़कर विश्व में कोई दूसरा चित्र नहीं है। इसके बारे में क्या निवेदिता ने क्या कहा है, निवेदिता, अब ये मैंने तो इस किताब में लिखा हुआ है तो वैसे ही किया है, पढ़ा है और पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। निवेदिता में बस याद करना है। निवेदिता के विचार में क्या है, इससे बढ़कर, इस चित्र से बढ़कर, इस चित्र से बढ़कर विश्व में निवेदिता, ठीक है, मैंने ये सॉरी गलत कर दिया, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा दोबारा लिख दूं, निवेदिता, सॉरी मिस्टेक जल्दी में हो गया, ठीक है। निवेदिता इस चित्र से बढ़कर विश्व में कोई दूसरा चित्र नहीं हो सकता, ठीक है। आगे है बाघ चित्रकला, ये सारी जनता के चित्रों के बारे में थी, ठीक है, यहाँ से शुरू हो गए थे जनता। ये आगे है बाघ चित्रकला। बाघ की गुफाएं विंध्यन पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है, बता दियो ग्वालियर एमपी में है, और किसे काटकर बनाई गई है, विंध्यन पहाड़ों को, ठीक है। बाघ की गुफाएं, या वहीं पर लिख देते हैं बाघ की पहाड़ी एमपी ग्वालियर, या यहाँ पर लिखो तो चाहे लिख दो, बाघ की गुफाओं में क्या है बता दी, विंध्यन पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी, विंध्य पहाड़ियां, ठीक है, इससे संबंधित है विंध्य पहाड़ियां, बाघ की पहाड़ी विंध्य, ठीक है, हिमालय एमपी ग्वालियर, ठीक है। बनी इन गुफाओं में मैंने पिछले बता दिए भी, इन गुफा में बाघ की पहाड़ियों की गुफाओं की संख्या 9 है, जिनमें से चौथी और पांचवी गुफा के भित्ति चित्र सबसे अधिक सुरक्षित और अवस्था में है। तो आप ये दोबारा लिख सकते हैं भी, बाघ की गुफाओं में सबसे अधिक सुरक्षित है, सबसे अधिक सुरक्षित चित्र कौन सी गुफाओं के हैं, चौथी व पांचवी गुफाओं के, ठीक है। 9 गुफाएं हैं, ये आपको बताई दी है, चौथी और पांचवी गुफाएं, ये हमारा यहाँ तक, यहाँ चित्रकला यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं क्या है, ये चित्रकला पूरा हो गया, ठीक है। देखो थोड़ा ही दिया हुआ है, इसमें ऐसे ही बना रखा है, थोड़ा है, याद करने में चाहिए, ठीक है। आगे हो गया हमारा गुप्तकालीन साहित्य शुरू हो गया, साहित्य, ठीक है, साहित्य गुप्तकाल का, ओके। गुप्तकालीन साहित्य के विकास की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है। साहित्य की दृष्टि से भी क्या है, स्वर्ण युग, चित्रकला में भी स्वर्ण युग हुई था, ठीक है, साहित्य में भी स्वर्ण। इस समय विशुद्ध दरबारी संस्कृत भाषा में साहित्य लिखा गया है, ठीक है। इस समय विशुद्ध दरबारी संस्कृत भाषा में साहित्य लिखा गया, पुराणों को अंतिम रूप गुप्त काल में दिया गया। साहित्य, इस समय साहित्य किस भाषा में था, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में साहित्य संस्कृत भाषा में था, और राजकाज के काम भी किस में होते थे, संस्कृत भाषा में, ठीक है। पुराणों को अंतिम रूप कब किस काल में दिया गया, गुप्त काल में। किसे दिया गया, पुराणों को अंतिम रूप गुप्त काल में दिया गया। आगे रामायण महाभारत मनुष्य संहिता भी अपना वास्तविक रूप गुप्त काल में ही प्राप्त कर सके। और कौन कौन से गुप्त काल में पूर्ण किए गए, किनको, रामायण को, रामायण महाभारत मनु
संहिता आदि। रामायण महाभारत मनु संहिता आदि गुप्त काल में पूरे में पूर्ण हुए या वास्तविक रूपान इन गुप्त काल में ही मिला। ठीक है, गुप्त काल में एक अभिलेख में सर्वप्रथम 1,00,000 श्लोकों वाली सत सहस्त्र संहिता महाभारत का उल्लेख मिलता है। तो ये आपको बता ही दिया, भी महाभारत आ ही गया, विशुद्ध रूप महाभारत रामायण को दिया गया। ठीक है, तो ये सर्वप्रथम 1,00,000 गुप्त काल के एक अभिलेख से मिलता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तब इसने अंडरलाइन किया भी गुप्त सर्वप्रथम है, नहीं साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो अभिलेख है ना महाभारत से संबंधित, तो वो गुप्त काल का है। ठीक है, गुप्त काल के एक लेख से, ये लेख याद, लेख से जो देखो एक लिखी हुई चीज मुख जबानी हुई वो इतना साक्ष्य नहीं होता, जो एक लिखित साक्ष्य माना जाता है। तो गुप्त काल के एक लेख से, एक लेख में सर्वप्रथम मिलता है, सर्वप्रथम है वो महाभारत का उल्लेख मिलता है, उल्लेख। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशेन है, ये आपको याद रखने है, ऐसे लिख लो या हरिशेन, ये गुप्त काल में है। ठीक है ना, गुप्त काल से संबंधित है, हरिशेन हो गया। क्या लिखा है इसने, प्रयाग प्रशस्ति, ये पहले भी बताया गया है। कहाँ बताया गया, अगर आपको याद है, मैंने रिवीजन भी करवा दिया, समुद्र गुप्त का। ठीक है, नहीं विजयों का वर्णन किसमें है, हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति से है। ठीक है, मैंने बताया है। आगे मंदसौर प्रशस्ति का लेखक वासुल, तो वासुल लिख लेते हैं इस तरफ, ये हो गया हमारा लेखक। और इसने क्या लिखी है, मंदसौर प्रशस्ति। ओके, आगे हमारा हो गया, और दूसरी मंदोर, ये मंदसौर प्रशस्ति है, और दूसरी मंदोर प्रशस्ति का लेखक वत्स भट्टी है। तो वत्स भट्टी, इसने क्या लिखा है, दूसरी मंदोर प्रशस्ति, दूसरी मंदोर प्रशस्ति। आगे हमारी आ गई दूसरी मंदोर बस। और उदयगिरी लेख का प्रकांड नहीं, और उदयगिरी लेख का प्रशस्तिकार वीरसेन, जो व्याकरण न्याय मीमांसा और शब्दानुशासन का प्रकांड पंडित और कवि था, गुप्त काल की देन है। तो उदयगिरी लेख का कौन है, वीरसेन, वीरसेन। वीरसेन ने क्या लिखा है, उदयगिरी लेख, उदयगिरी लेख। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया, ये हो गया वीरसेन जो पंडित और कवि, ये गुप्त काल की देन है, मैंने बताई दी। ये आपको किससे है, हमारा गुप्त काल तो चल रहा है, तो गुप्त काल की याद रखनी है, देन है। इस समय भारत का कवि शिरोमणि कालिदास भी हुआ, और इस समय और भी महान नाटककार हुए, जिसमें शूद्रक ने। ठीक है, कालिदास भी याद रखना है, और इसमें भी हम कर लेंगे, कालिदास आगे आ जाएगा शायद, फिर नहीं आया तो लिख लेंगे उसकी। तो इसमें कौन, शूद्रक ने क्या लिखा है, शूद्रक ने क्या लिखा है, मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम लिखा है। तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त ने क्या लिखा है, मुद्रा राक्षस। आगे क्या है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस। और देवी चंद्रगुप्तम, एक और क्या लिखी है, मुद्रा राक्षस लिखी है। एवं देवी चंद्रगुप्तम और वसुबंधु ने वास्तव, ठीक है, इसने लिखी है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, विशाख दत्त की दो रचनाएं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, जो किससे संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। आगे दी है वसुबंधु ने वासवदत्ता, वसु, ये आपको बारी बारी हम रिवीजन करेंगे तो अपने आप याद हमें हो जाएगी और रह भी जाएगी। जैसे वसु का तो वह, इसमें वास वह, सेम नेम है, वदत्ता। ठीक है, वासवदत्ता।
और विशाख दत्त शाखा, शाख पर, ठीक है, शाख पेड़ की शाखा, विशाख मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्र गुप्तम है, ठीक है, शूद्रक मिर्च कटिकम, शाख और संबंध, ठीक है। शूद्रक द्वारा लिखित नाटक मृच कटिकम एक निर्धन ब्राह्मण सार्थ हुआ है, चारुदत्त का सदाचारी गणिका वसंत सेन के प्रति प्रेम का वर्णन है, ठीक है। हमारा कहा गया मिर्च कटिकम शूद्रक का, इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें ऐसे करके हम लिख देते हैं, इसमें वर्णन है सार्थ हुआ है चारुदत्त का, किससे संबंधित है ये, सार्थ हुआ है चारुदत्त, सार्थ हुआ है चारुदत्त का गणिका वसंत सेन से, चारुदत्त व गणिका वसंत सेना, ठीक है, इससे संबंधित है ये, तो उनकी प्रेम का वर्णन है। इस नाटक में प्राकृत की सभी भाषाओं का प्रयोग एक साथ मिलता है। भारत का नाट्य शास्त्र इस काल की प्रमुख रचना है। भारत का नाट्य शास्त्र भी किससे संबंधित है, गुप्त काल से। भारत का नाट्य शास्त्र किससे संबंधित है, गुप्त काल की देन, ठीक है, याद रखना ही इम्पोर्टेंट है। इस काल की देन है जो कि नाट्य नृत्य अभिनय संगीत आदि कलाओं की जानकारी देता है। इसी काल में विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे उपयोगी ग्रंथ की रचना हुई। एक और ग्रंथ कौन सा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ये भी किससे संबंधित है, गुप्त काल से, गुप्त काल, ठीक है। आगे व्याकरण ग्रंथ भी लिखे गए जिनमें अमर सिंह का अमरकोश, ये भी गुप्त काल से संबंधित है। व्याकरण ग्रंथ कौन से है, व्याकरण ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ कौन से, एक तो अमर सिंह का अमर कोश और चंद्र गोबिन का चंद्र व्याकरण, चंद्र गोमिन का क्या है, चंद्र व्याकरण, तथा कात्यायन का वार्तिक बड़े प्रसिद्ध है। कात्यायन का कौन सा प्रसिद्ध है, कात्यायन का है वार्तिक बड़े प्रसिद्ध है। इन कवि एवं नाटककारों के अलावा बेताल भट्ट, भारवी, वरुचि, हरिश्चंद्र, शंकु, ये आपके आगे गुप्त काल से संबंधित है। मैंने पहले ही बता दिए, नवरत्न वाले तो अवगुण में कालिदास था, बेताल भट्ट था, भारवी नहीं था, वरुचि था, शंकु था, ठीक है, ये इनके साहित्यकार थे। आगे साहित्य कहानी काव्य आदि साहित्यों में गिने जाते हैं, ठीक है। कहानी और काव्य किन में आते हैं, साहित्य में आते हैं। वैदिक साहित्य के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, और इन्हें नहीं पढ़ा जाना, कि इन्हें पढ़ा नहीं जाता था बल्कि इन्हें बोला और सुना जाता था, ठीक है नी। वैदिक साहित्य क्या था, इन्हें सिर्फ सुनकर कंठस्थ किया जाता था। जिस प्रकार हम कोई श्लोक याद करते हैं, जैसे हमें याद होती है हनुमान चालीसा हम याद करते हैं, कोई भी श्लोक उन्हें वैदिक साहित्य में सिर्फ कंठस्थ किया जाता, लिखा नहीं जाता था। इसी रूप में नई पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता था और इनको सही उच्चारण के साथ अगली पीढ़ी को संप्रेषित किया जाता। साहित्य लिखने का प्रारंभ 4वीं सदी से शुरू हुआ, ठीक है, ये याद रखना है, बस याद रखने के लिए। अभी साहित्य लिखने का प्रारंभ कब हुआ, साहित्य लिखने का भी पहले तो सिर्फ सुना और याद किया जाता था, बोला जाता था याद करके। साहित्य लिखने का प्रारंभ, साहित्य लिखने का प्रारंभ कब हुआ, 4वीं सदी ईस्वी में हुआ, ठीक है, सदी ईस्वी में। प्राचीन भारत का साहित्य कई तरह का था, कुछ धर्म से संबंधित जैसा कि वैदिक साहित्य, कुछ में धर्म को लेकर कहानियां भी थी जैसे कि जातक कथाएं, ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं थी। अनेक काव्य और कथाएं धर्म के अलावा भी थी जो पुरानी यादों को ताजा करती थी। रामायण और महाभारत होगी कहानियों में, ठीक है, रामायण और महाभारत प्रसिद्ध महाकाव्य है, ठीक है, कैसे है, कहानियों में नहीं, सॉरी क्या निकल गया मुझसे। रामायण और महाभारत महाकाव्य है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण है, और अयोध्या श्री राम
के साहसी कार्य मर्यादा पुरुषोत्तम की बागा श्री राम के जीवन की कथा हिंदुस्तान के अलावा पूर्वी एशिया में फैली भी है। आज भी श्री राम की कथा हिंदुस्तान के कोने कोने के साथ संपूर्ण पूर्वी एशिया और विश्व के विभिन्न भागों में सुनी और मंजित की जाती है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में कुरु परिवार के बीच लड़े गए युद्ध का वर्णन है। महाभारती कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए गए महान संदेश जो आज भी प्रासंगिक है, भगवत गीता के रूप में संग्रहित है। गीता में भक्ति धारा का स्रोत निहित है। तो वाल्मीकि की क्या है, रामायण है। एक बार फिर लिख लेते हैं, आपको पता ही तो है सभी को, पर लिख देते हैं। वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास क्या हो गया, महाभारत। ओके, वेद व्यास भी महाभारत हो गया। अब आ गया जी कालिदास। कालिदास कवि शिरोमणि कालिदास गुप्तकालीन कवि और नाटककार थे जो प्राय चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, कालिदास मैंने पहले ही उनमें नवरत्न में तो आपको ध्यान होना चाहिए भी गुप्त काल से संबंधित है कालिदास। तो कालिदास समकालीन किसके थे ये भी बता दिया। नवरत्न किसके थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसे क्या कहा जाता था, विक्रमादित्य। तो ये भी लिखने वाले इतनी बात नहीं है पर फिर भी लिख देते हैं, दोबारा एक बार और रिपीट कर देते हैं। कालिदास किसके समकालीन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, समकालीन माने जाते हैं। कालिदास को वी.ए. सीमंत ने भारत का शेक्सपियर कहा है। तो कालिदास को किसने, वी.ए. सीमंत ने क्या कहा है, भारत का शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर। पुलकेशिन की एक और प्रशस्ति में कालिदास और भारवी दोनों के नामों का उल्लेख है। ये बात जाए कि पुलकेशिन की एक होल प्रशस्ति में किन किन का उल्लेख है, तो किन कवियों का उल्लेख है, कालिदास और भारवी का। ये आपको याद रखना है। एक बात तो ये भी याद रखनी भी, पुलकेशिन की कौन सी प्रशस्ति है, पुलकेशिन की ए होल प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है, ए होल प्रशस्ति है। और उसमें किन का उल्लेख है, कालिदास और भारवी का, वह भारवी संबंधित लिख दूं, संबंधित। ठीक है, पुलकेशिन की होल प्रशस्ति किससे संबंधित है, कालिदास और भारवी से संबंधित है। कालिदास ने इतिहास को छंदों, शैली, सजीवता, सरसता, चरित्र चित्रण किया। ऋतु संहार, मेघदूत काव्य थे, तो कुमार संभव, रघुवंश महाकाव्य थे। तो इसके कालिदास की हमारा चल रहा है, ठीक है, इसको ऐसे कर ले। तो कालिदास का क्या लिखने आपके, काव्य। काव्य कौन से बताए गए, दो काव्य कौन कौन से है, ऋतु संहार, ये तो काव्य है। अब ऋतु संहार है तो ऋतु आ गई, ऋतु कब आएगी, जब मेघ बरसेंगे, तो मेघदूतम और ऋतु संहार क्या है, काव्य है। तो महाकाव्य कौन से है, महाकाव्य कौन कौन से हैं, रघु, कुमार संभव, रघु भगवान राम रघुवंश हो गया तो वे कुमार भी थे। ठीक है, राजकुमार रघु वंशम हो गया एक, और एक हो गया कुमार संभव। ये क्या है, भगवान राम है तो महाकाव्य तो हो गई है। ठीक है नी, तो ये आपको याद रखने भी, काव्य तो ऋतु में वर्षे काव्य, ये महाकाव्य हो गया, महानाम आ गया तो रघु भगवान से संबंधित हो गए। ठीक है, तथा माल विक्रमा अग्निमित्रम, माल विक्रम अग्निमित्र। ठीक है, एक और है इसमें महाकाव्य, नहीं सही, तो कुमार समूह रघुवंश महाकाव्य तथा माल विक्रमाग्निमित्र और विक्रमो उर्वशी और विज्ञान शाकुंतलम, इनके जगत प्रसिद्ध नाटक है। ये तीन है जो कि नाटक है, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं आगे। तथा नाटक कौन कौन से, तीन है नाटक, तीन ही अक्षर आते नाटक है, तो तीन ही नाटक है, याद रखना है आपको। माल विक्रमाग्नि मित्रम, और सेकंड नाटक है विक्रम आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पर भी विक्रमो उर्वशी है। ठीक है, और आगे एक नाटक तो आप सभी जानते ही हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, तीन ये नाटक हो गए प्रसिद्ध नाटक। आगे है संस्कृत में गुप्त काल में कवि कालिदास ने अनेक काव्यों की रचना की। किसमें की, कालिदास ने संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत लिखते हो भाषा,
भाषा संस्कृत में होगी, ठीक है। ने कवियों की रचना की, उनके नाटक जैसे विज्ञान शाकुंतलम आज भी खेले जाते हैं। कालिदास ने अपने काव्य में संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का प्रयोग है। भाषा संस्कृत व प्राकृत, ठीक है, दोनों भाषाओं में लिख इस्तेमाल किया गया। उच्च वर्ग को शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते थे, बाकी प्राकृत भाषा बोलते थे। इससे इतिहासकारों के निष्कर्ष निकालते हैं कि अब तक भारत की गैर संस्कृत भाषाओं का काफी प्रचार हो गया। कालांतर में निवृत्तों से हमारी वर्तमान भाषाएं उत्पन्न हुई है। ऋतु संहार, अब आगे इनको डिस्क्राइब किया गया है, सभी को थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताया गया। आप चाहो तो मैं इनको ऐसे ही हम अपने नोट्स बनाते जाएं। हम एक भी लाइन इस पनोरमा की बुक से नहीं छोड़ेंगे और ऐसे हमारे नोट्स, ताकि हमारे मन को संतुष्टि मिले कि हमने पनोरमा की बुक को, जो इंडियन हिस्ट्री या गुप्त काल है, उनमें से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, हमने अच्छे से पढ़ी है, अच्छे से तैयारी की है, ठीक है। और ईमानदारी के साथ हमें एक एक लाइन को याद भी करना है, बार बार रिवीजन भी करते रहना है, हमें पक्का याद ही करना है, ठीक है। ऋतु सार क्या है? खंड काव्य, खंड काव्य, ठीक है, जिसमें भारत की 6 ऋतुओं का वर्णन है। क्या है इसमें? खंड काव्य है, 6 ऋतुओं का वर्णन, ओके। आगे मेघदूतम, मेघदूतम, ठीक है। मेघदूतम में ये भी खंड काव्य आएगी, या सीधा काव्य कह दो या खंड काव्य कह दो, एक ही बात, ठीक है। इसमें क्या यक्ष यक्षिणी के विरह का वर्णन है, यक्ष यक्षिणी विरह, ओके, का वर्णन। आगे आ गया कुमार संभव, कुमार संभव, ठीक है। इसमें कितने सर्ग है? 17 सर्ग है। कुमार संभव में 17 सर्ग है, ये तो आपको पता है भी, ये महाकाव्य कुमार संभव, इसमें जिसमें शिव पार्वती के पुत्र कुमार यानी कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन है। किसका वर्णन है? 17 सर्ग है। और शिव के पुत्र कुमार, कुमार कौन है? कार्तिकेय, कार्तिकेय का वर्णन, ठीक है। आगे आ गया रघुवंशम, रघुवंशम, इसमें क्या है? 19 सर्ग है रघुवंशम, इसमें कितने हैं? 19 सर्ग, ठीक है। 19, यह 19 सर्गों का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। रघुवंशम क्या? 19 सर्गों का, 19 सर्ग है, तो ऐसे दोबारा यहाँ से लिखेंगे हम ताकि हमें याद रहे भी। सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, ओके। इसमें रघुवंशम में 19 सर्ग है और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, महाकाव्य जिसमें दलीप से अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन है। इसमें क्या वर्णन है? इसमें है, तीसरा पॉइंट है भी, दलीप राजा है, दलीप, ठीक है। राजा दलीप से लेकर, यहाँ पर एक बार लिख दूं, राजा दलीप से अग्निवर्ण तक, अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन, ठीक है, राजाओं का वर्णन। आगे दिया गया माल विक्रमाग्निमित्र, इसमें कालक्रम के आधार पर यह कवि का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है। क्या है ये? कालिदास का प्रथम ऐतिहासिक नाटक। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कालिदास का प्रथम ऐतिहासिक नाटक। अब ऐसे मत कर देना हमने तो बस अभिज्ञान शाकुंतलम सुना हुआ है, तो वो भी वही होगा। ये प्रथम ऐतिहासिक नाटक की है मालविक अग्निमित्रम, ये कालक्रम के आधार पर है, ठीक है। प्रथम ऐतिहासिक नाटक हो गया और किसके अनुसार है? कालक्रम अनुसार, यानी समय की जो समय शुरू हो गया ना, कालक्रम के अनुसार है, ठीक है। इसमें 5 अंक है। कितने अंक है मालविकाग्नि में? याद रखना है 5 अंक,
5 अंक है, जिसमें मालवा की, ये माल है, वी का नाम में इस पर है, मालवा की राजकुमारी मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र, ये अग्निमित्र हो गया, ये प्रणय कथा का वर्णन किया गया, ठीक है, कि कमनीयता के साथ किया गया है। तो ये लिखूं क्या भी, मालवा की राजकुमारी मालविका, चलो लिख ही देती हूँ मालविका, इससे ऐसे लगती है ये, ठीक है। 5 अंक आप समझ जाएंगे, इसमें 5 अंक है। मालवा की राजकुमारी, मालवा की राजकुमारी मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र की प्रणय कथा का वर्णन है। आगे है विक्रमो उर्वशी, इस नाटक में पूर्वा ऋषि और उर्वशी की प्रणय कथा को मत्स्य राजा विक्रम और अप्सरा उर्वशी की प्रणय आख्यान का वर्णन है। विक्रम उर्वशी में किस, विक्रमा उर्वशी नाम हो गया, अभी इसमें विक्रम और उर्वशी का नाटक है, जो कि किसकी भूमिका निभा रहे हैं, पूर्वा ऋषि की और उर्वशी की, ठीक है। तो आगे हो गया हमारा विक्रमो उर्वशी, ठीक है। इसमें किसकी भूमिका निभा रहे हैं, विक्रम व अप्सरा उर्वशी, ठीक है। किसकी भूमिका निभा रहा है, विक्रम तो, राजा विक्रम तो निभा रहा है किसकी, पूर्वा ऋषि की, और ये अप्सरा उर्वशी किसकी, उर्वशी की ही भूमिका निभा रही है, ठीक है। आगे हमारा विज्ञान शाकुंतला में, जो कि कवि की सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट रचना है, इसका कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया। यह 7 अंकों का है नाटक है, जिसमें मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला का वर्णन है, शकुंतला तथा हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की कथा का वर्णन है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है, 7। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक कितने हैं, 7, और अंक 7 है, और किससे लिया गया, महाभारत से लिया गया है, ठीक है। महाभारत का अंक है महाभारत से, ठीक है, महाभारत से ही लिख देती हूँ, ठीक है। जिसमें किसका है, मेनका और विश्वामित्र की पुत्री, किसकी पुत्री है, मेनका व विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला, और वह हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की प्रेम कथा, ओके, प्रेम कथा का वर्णन है, ठीक है। यहाँ तक हमारा साहित्य हो गया, कालिदास तक हो गया, इसमें हमने कर दिया, ठीक है। आगे दिए गए अन्य साहित्यकार और दिए गए हैं, वो और हम कर लेते हैं, फिर हमारा ये साहित्य कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। फिर कला और विज्ञान रहेगा, फिर हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे मैं कर देती हूँ, इसमें दिया हुआ है भास, आगे कौन है, भास के बारे में लिखा है। भास की गिनती भी गुप्तकालीन नाटककारों में की जाती है। भास के प्रमुख ग्रंथ है, भास के कौन कौन से याद रखने, नाटककार है, नाटक लिख भी देती हूँ, चलो नाटक क्या कौन कौन से इसके, दूत घटोत्कच, एक तो क्या है दूत घटोत्कच हो गया, एक दरिद्र चारुदत्त हो गया, एक सेकंड दय, ये इसमें है, दय इसमें है, क्या है, हाँ, दरिद्र चारुदत्त हो गया, और प्रतिज्ञा योग द्रायण, तीसरा क्या है, प्रतिज्ञा योग द्रायण, ठीक है। प्रतिज्ञा याद रखनी है, दूत याद रखना है, दरिद्र याद रखना है, और क्या है, सौपन वासवदता, चौथा भास को सौपन वासवदता,
वदता, और पहले वासवदता आई थी वो किसकी थी? वासबंधु की। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे है भवभूति। भवभूति ये देख लो, मैंने करवा दी है सही तरीके से, एक भी लाइन मिस नहीं की। भवभूति, भवभूति में क्या है? मालती माधव नाटक के रचनाकार भवभूति है, जो कि कन्नौज के शासक यशोवर्मन के राज्यसभा में निवास करते थे। तो भवभूति का नाटक कौन सा है? मालती माधव। क्या ये? मालती माधव नाटक। और भवभूति क्या कहाँ थे? कन्नौज के शासक यशोवर्मन के समय या उनके दरबार में। ठीक है, कन्नौज के शासक यशोवर्मन, यशोवर्मा है, कन्नौज के शासक यशोवर्मा के दरबार में। ठीक है, इससे संबंधित है। अभी भवभूति कन्नौज के शासक यशोवर्मा से संबंध है, वो याद रखना था। आगे विष्णु शर्मा, इनका पंचतंत्र कथा संग्रह है। इसके संकलनकर्ता विष्णु शर्मा गुप्त काल की विभूति थे। पंचतंत्र के 5 भाग हैं। ठीक है, विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है? विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है? पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र, जिसमें क्या है? 5 भाग है। पंचतंत्र है जिसमें 5, पंचतंत्र के कितने? 5 भाग है। ठीक है, और पंचतंत्र का सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। पंचतंत्र का किसमें सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किसका हुआ है? पंचतंत्र का। सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद विष्णु शर्मा के पंचतंत्र का सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इसका 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। कितनी? 15 तो है इसमें भारतीय, 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में, देसी भाषाओं में। आगे दिया हुआ है 12वीं। ठीक है, बस 12वीं थोड़ा ही है हमारा, 12वीं और माघ विशाख। आगे है 12वीं। 12वीं ने क्या लिखा है? यह कालिदास की समकालीन थी। ये आई क्या भी? 2 कवि है जिनको कालिदास और 12वीं का उल्लेख है पुलकेशिन की ओल प्रशस्ति में लिया गया। तो ये तो लिखना है जुट के भी कालिदास के समकालीन आ गई। ये दोनों यहाँ सोच रहे, दोनों भाई है। इसमें 18 सर्ग है। 12वीं है, इसमें 18 सर्गों का किराता अर्जुन महाकाव्य। 12वीं ने क्या लिखा है? किराता अर्जुनीय, जिसमें कितने सर्ग है? 18 सर्ग है। ठीक है, जिसमें 18 सर्ग है, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई। तो किराता अर्जुन थे, समझ ला रहे हो? अर्जुन महाभारत तो ठीक है बस। तो इसमें अर्जुन था, किरात वेश था, शिव के बीच युद्ध है। ये अगर आपको किरात नहीं याद रहे तो लिख देती हूँ। किरात यानी शिव व अर्जुन, शिव व अर्जुन के बीच युद्ध का वर्णन। ठीक है, के बीच युद्ध का वर्णन। आगे माघ, इसमें इसने 12वीं के विरुद्ध भागवत संप्रदाय संबंधित ग्रंथ लिखा। ठीक है, जिसका नाम है शिशुपाल वध। ये हो गया 12वीं। और ये माघ, माघ ने क्या लिखा है? शिशुपाल वध। शिशुपाल वध जो किसके विरुद्ध है? 12वीं के विरुद्ध। 12वीं के विरुद्ध भागवत संप्रदाय, भागवत संप्रदाय में लिखा है, ठीक है। आगे है विशाख दत्त। विशाख दत्त गुप्तकालीन साहित्यकार थे, जिसमें 2 नाटक लिखे हैं। विशाख दत्त ने कौन से नाटक लिखे हैं? विशाख दत्त ने 2 नाटक कौन कौन से लिखे हैं? मुद्रा राक्षस, ये पहले आ गया, चलो दोबारा मैंने स्टार्ट कर दिया लिखना तो लिख ही देती हूँ, बाकी पहले लिख सके हैं। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्त। ओके, ठीक है जी। अब हमारा आज हो गया चित्रकला, हमने कर लिया।
यहाँ से लग के ये चित्रकला वाला पूरा कर लिया है और ये गुप्तकालीन साहित्य पूरा कर लिया है। ठीक है, गुप्त काल का हमने चित्रकला और गुप्तकालीन साहित्य पूरा कर लिया और इस प्रकार हमारे ये शॉर्ट नोट्स है जो कि तैयार है। हम दोबारा जब दोहराई जब भी करेंगे तो हमारी बुक से लेकर तैयारी हम कर सकते हैं और आप भी ऐसे मेरे साथ नोट्स बना लेना ताकि आपका रिवीजन सही तरीके से हो जाए। कल हम गुप्तकालीन विज्ञान और तकनीक का विकास करेंगे, बस फिर हमारे अन्य महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे और हमारा गुप्त काल का टॉपिक पूरा हो जाएगा। ओके, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।